अब सबसे पहले यार बात करते हैं रोनाल्डो मैन यूनाइटेड की रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो यार कल मैन यूनाइटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको कंफर्म कर दिया है कि रोनाल्डो ने उनका जो ट्रेनिंग कैंप है वो ज्वाइन कर लिया है। और ऐसे में जो उसके रिगार्डिंग जो इमेजेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जहाँ यार हमारे लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है, वहीं कहीं ना कहीं अब एक बैड न्यूज़ भी आ रही है, क्योंकि ऑफकोर्स गुड न्यूज़ एक साथ मिल थोड़ी सकती है। तो गुड न्यूज़ यार, जहाँ आपको ये लग रहा था कि क्योंकि अब रोनाल्डो ने 7 तारीख को ही जो ट्रेनिंग कैंप है उसको ज्वाइन कर लिया, तो ऑफकोर्स 11 तारीख तक तो परफेक्ट फिट हो जाएंगे और स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन ऐसे में अब कुछ रिपोर्ट्स ये आगे बता रही हैं कि ओले गुनार सोल्शायर को अभी भी नहीं लगता कि 11 तारीख तक रोनाल्डो अपने फिटनेस लेवल पे मैक्सिमम हो सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका स्टार्टिंग 11 में आना अब थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो चीज़ें यार अब जब सब सॉर्ट आउट लग रही थी, तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें यहाँ के अटक गई हैं कि क्या एक्चुअली में जो रोनाल्डो का फुल 90 मिनट्स का जो डेब्यू होने वाला है वो अगेंस्ट न्यूकासल होगा या फिर वो अगेंस्ट यंग बॉयज होगा, जो 2 दिन बाद मैच है उनका स्विट्जरलैंड में। तो ये अभी तक चीज़ें अटकी हुई हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अब रोनाल्डो का जो कमेंट है मेसी पे, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बल्कि ब्राज़ीलियन लेजेंड रोनाल्डो नज़ारियो का। तो रोनाल्डो नज़ारियो ने यार लियोनेल मेसी और पीएसजी के रिगार्डिंग ये कमेंट किया है कि ऑफकोर्स अब जब से पीएसजी ने इतने सारे सुपरस्टार अपने टीम में एक्वायर किए हैं, तो चैंपियंस लीग के रिगार्डिंग जब भी बैटिंग ऑर्ड्स की बात आती है तो पीएसजी ही सबसे ऊपर आता है, पीएसजी को फेवरेट्स माना जाता है। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, ये बहुत ही वैलिड और लॉजिकल पॉइंट है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस चीज़ को कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसजी फेवरेट नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर आपकी टीम में इवन इफ यू हैव नेमार, एम्बापे एंड मेसी, द मोस्ट अटैकिंग फायर पावर इन द इंटायर वर्ल्ड, अब भी आपको यूसीएल गारंटी नहीं कर सकते वो लोग। उन्होंने इस चीज़ को जो रीज़न दिया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया है वो ये कि उन्होंने कहा कि मैंने रियल मैड्रिड में 5 साल खेला है और एक ऐसी टीम में खेला है जिसमें 1 या 2 गैलेक्टिको नहीं बल्कि पूरी टीम ही गैलेक्टिको की थी, लेकिन हम फिर भी चैंपियन लीग नहीं जीत पाए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पीएसजी के पास वो सारी फायर पावर है और जो उनका स्ट्रेंथ है उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता ऑन पेपर। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कुछ टीम्स हैं जो कि एक्चुअली में टेबल अपसाइड डाउन पलट सकती हैं। और इसी के रिगार्डिंग यार मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि मैं इसके रिगार्डिंग एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालूँ, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ यार एक क्लॉज की बात करते हैं जो कि मेसी और पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट में है। ऑफकोर्स 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट फॉर 1 more year, लेकिन एक क्लॉज है उसमें और उस क्लॉज को आई थिंक हम देखने वाले हैं कि मेसी यूज़ कर रहे हैं इट फॉर फर्स्ट टाइम। अब क्लॉज यार ऐसा है कि अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो इट प्रायोरिटाइज मोर अर्जेंटीना नेशनल गेम्स दैन पीएसजी के जो लीग गेम्स होते हैं। अब ऑफकोर्स यार हमें पता है 11 या 12 तारीख को आई थिंक पीएसजी का होम गेम है, जिसमें ऑफकोर्स हम इतने टाइम से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लियोनेल मेसी उसमें अपना होम डेब्यू करेंगे। लेकिन सीन यार यहाँ पे है कि 9 तारीख को अर्जेंटीना का एक मैच है, अब फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीन ये बन रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि अगर अर्जेंटीना के मैच में वो फीचर होने वाले हैं तो वो पीएसजी के मैच में फीचर होंगे। और ऐसे में वो क्लॉज यहाँ पे एक्टिवेट होता है। इट गिव्स द राइट टू लियोनेल मेसी के पास ये राइट होता है कि वो अर्जेंटीना मैच को प्रायोरिटाइज कर सकें। और आई थिंक ये वो पहला इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे वो इस क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं। और ये ऑफकोर्स डेफिनेटली इसी चीज़ लिए हो रहा है क्योंकि लियोनेल मेसी इस समय आफ्टर जो कोपा अमेरिका उन्होंने जीता है तो वो अपने नेशनल टीम पे और भी ज़्यादा फोकस्ड हैं और उसी को ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी के साथ यार अब बात करते हैं डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग। तो ऑफकोर्स यार डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग इस समय 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं ट्रांसफर मार्केट में। ऑफकोर्स एक का नाम सबको पता है अर्लिंग ब्राउट हालैंड, लेकिन जो दूसरा है वो है जूड बेलिंगम। अब ऑफकोर्स ये जो जूड बेलिंगम की जो हमें ट्रांसफर मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप दिख रही है उसका एक रीज़न ये है कि प्रीमियर लीग में कुछ क्लब ऐसे हैं जिनको एक मिडफील्डर की नीड है और वहाँ पे एक मिडफील्डर की स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम उस क्राइटेरिया को और उस प्रोफाइल के लिए एक परफेक्ट बंदा दिख रहा है। ऑफकोर्स डेक्लन राइस पे, लेकिन डॉर्टमुंड से अभी हम जूड बेलिंगम की बात कर रहे हैं। अब सीन यार ये है कि डॉर्टमुंड के बोर्ड को ये पता है कि देखो हालांड तो अगले साल जा रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट वो जो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट हो रहा है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इसको तो रोक सकते हैं। अब सीन यार यहाँ पे ये है कि डॉर्टमुंड के बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है कि जूड बेलिंगम को वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो नहीं जाने देंगे। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ आई थिंक 2 हैं, लेकिन एक तो बहुत मेन है कि यही है कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड जा रहे हैं और ऐसे में डॉर्टमुंड नहीं चाहती कि उनके 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक तरीके से एक ही समर ट्रांसफर विंडो में चले जाएं। और जो दूसरा आई थिंक छोटा रीज़न है और इकोनॉमिक रीज़न है वो ये है कि जूड बेलिंगम को अभी वो और डेवलप करना चाहते हैं, इस लिमिट तक वो डेवलप करना चाहते हैं कि आराम से वो आने वाले टाइम में 120 या 130 मिलियन यूरोस तक बिक जाए। और ऑफकोर्स डॉर्टमुंड का यही सीन रहता है हमेशा से, चाहे हम ओबामेयांग की बात करें, उस्मान डेम्बेले की बात करें, उसके बाद जेडन सैंचो की बात करें और अब हम अर्लिंग ब्राउट हालैंड को भी देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही सही बिजनेस स्ट्रैटेजी रहती है डॉर्टमुंड की तरफ से।
इसी के साथ यार बात करते हैं अब आर्सेनल की। तो यार 2 या 3 एपिसोड पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आनी है कि आर्सेनल ने एंटोनियो कॉन्टे के साथ ऑलरेडी एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एग्री कर लिया है, लेकिन ऑफकोर्स एंटोनियो कॉन्टे की जो एजेंट है उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और ऐसे में वो रूमर्स सिर्फ रूमर्स ही बन के रह गए। लेकिन अब यार आर्सेनल कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि उन्होंने मिकेल आर्टेटा को एक प्रायर सीरियस अल्टीमेटम दे दिया है। और जहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्विच वाला गेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए, लेकिन आर्सेनल ने जो अल्टीमेटम दिया है वो कुछ ऐसा है कि देखो यार, ये इंटरनेशनल ब्रेक और जो नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक है उसके बीच जितने भी मैचेस हैं ना आर्सेनल के, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिव्यू में है। और एक तरीके से अगर इन 2 इंटरनेशनल ब्रेक्स के बीच में जो गैप है, इसमें अगर आर्सेनल की सिचुएशन मिकेल आर्टेटा इंप्रूव कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आपको पूरा चांस मिल रहा है। लेकिन अगर वो इसकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स आर्सेनल ने इसको क्लियर कर दिया कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा पीरियड है, आई थिंक यहाँ पे 5 या 6 प्रीमियर लीग के गेम्स है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना की, जहाँ पर भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैनेजर को लेकर थोड़ी सिचुएशन गरमाई हुई है। सबसे पहले तो यार कल रोनाल्ड कोएमन ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस चीज़ को कन्फेस किया कि वो चाहते हैं कि वो बार्सिलोना के काफ़ी सालों तक मैनेजर बने रहे। ऑफकोर्स वो कहेंगे, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा उल्टी है इससे। अब सीन यार यहाँ पे ये है कि ऑफकोर्स जो बार्सिलोना के मैनेजर है रोनाल्ड कोएमन, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीज़न के बाद खत्म हो जाएगा और ऐसे में ऑलरेडी अभी से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली एडमायर करते हैं रोनाल्ड कोएमन की पर्सनैलिटी को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड इस समय उनके पर्सोना को एज अ बार्सिलोना मैनेजर रिलेट नहीं कर पा रहे। और ऐसे में कहीं ना कि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस समय ज़ावी, उनकी बार्सिलोना के मिडफील्डर लेजेंड, उनको एक तरीके से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि वो बार्सिलोना के नेक्स्ट मैनेजर बने। ऑफकोर्स हमें पता है कि ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि बार्सिलोना ज़ावी को बहुत टाइम से अपना ज़िनेदिन ज़िदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 इंसिडेंट पे ज़ावी ने बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो अभी किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं करना चाहते और वो परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कि इस रेस में सिर्फ 2 ही कंटेंडर नहीं है, बल्कि तीसरा कंटेंडर और कोई नहीं, स्पेन नेशनल टीम के मैनेजर लुइस एनरिक हैं। अब ऑफकोर्स हमें पता है कि लुइस एनरिक का जो स्पेन नेशनल टीम के साथ जो जर्नी है वो इतनी ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं रही है उनकी पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से। लेकिन सीन यहाँ पे बन रहा है कि क्या वर्ल्ड कप के बाद वो स्पेन के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर हाँ तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर नहीं तो बैटिंग ऑड्स ये बता रही हैं कि इस समय लुइस एनरिक होने वाले हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी जो कि बार्सिलोना के मैनेजर को टेक ओवर करने वाले हैं। और ऑफकोर्स हमें पता है कि वो ऑलरेडी बार्सिलोना को मैनेज कर चुके हैं, जो कि आई थिंक इन माई सेंस काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब एम्बापे की स्टोरी के बारे में। ऑफकोर्स जब मैं आपको 3-4 एपिसोड से लगातार इस चीज़ का अपडेट देते जा रहा हूँ कि क्या एम्बापे और रियल मैड्रिड में कहीं ना कहीं कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इस एपिसोड में यार मैं आपको पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ पीएसजी के, क्या वो एक्चुअली में हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, तो इसका आंसर है नहीं। अब सीन यार यहाँ पे यह है कि पीएसजी ऑलरेडी 2 कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे चुकी है एम्बापे को, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट कर दिए हैं। जिसमें जो लेटेस्ट था उसमें 25 मिलियन यूरोज की सैलरी थी नेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑफकोर्स सीन ये कि अब कहीं ना कहीं पीएसजी एक स्ट्रैटेजी बना रही है कि वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि काफ़ी फ्रंट से एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। और ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये कि अक्टूबर में पीएसजी एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है 2 साल का, और ऑब्वियसली जो सैलरी है वो भी पिछले ऑफर से ज़्यादा होगी। इसी के साथ कहीं ना कहीं मेसी और नेमार का एक क्रूशियल रोल होने वाला है उनको कन्विंस करने में, ऑफकोर्स सर्जियो रैमोस का भी। साथ ही साथ इस समय आप कह सकते हो कि अब पॉलिटिक्स एंटर करने का वक्त आ गया है, और ऐसे में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है इमैनुअल मैक्रोन, वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में अब एंटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा है कि उन्होंने प्राइवेटली एक बार एम्बापे को अप्रोच भी करा था जब वो फ्रेंच नेशनल टीम को विजिट करे थे, और उन्होंने कहा था कि एम्बापे को पेरिस में ही रहना चाहिए क्योंकि वो यहाँ के यंग पीपल्स के लिए एक रोल मॉडल है, और ऐसे में पीएसजी चाहे तो उनको फिर से यहाँ पर एंटर करवा सकती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी बड़ी चीज़ों में पॉलिटिक्स का एंटर होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी जो एक और चीज़ पीएसजी ट्राई कर रही है वो है कि उनके फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना। ऑफकोर्स हमें पता था कि यार रियल मैड्रिड का जो मूव है वो फेल हुआ है, तो जो एम्बापे उनकी फैमिली है वो इस समय डिफिकल्ट पोजीशन में, और ऐसे में पीएसजी एक तरीके से इसको बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से देखती है। वो चाहती है कि अगर वो एम्बापे की फैमिली के साथ एक तरीके से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सके तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे यानी कि एम्बापे को कन्विंस कर सकते हैं कि वो अपना फ्यूचर कमिट कर सकें। और जो लास्ट है वो ये है कि यार आपको पता है कि जब पीएसजी ने नेमार को साइन किया था 2017 में, तो उनको कतर नेशनल बैंक का एम्बेसडर बना दिया गया था, और ये एक बहुत बड़े पैसों की डील होती है। और ऐसे में पीएसजी एक तरीके से आप कह सकते हो कि एम्बापे के साथ भी एक सिमिलर कर सकती है कि उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ का एम्बेसडर बना दे, साथ ही साथ उनकी चैरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ पे कई फ्रंट से एक तरीके से पीएसजी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को,
और ऑब्वियसली उनके पास टाइम है, क्योंकि जनवरी से पहले तो कोई सीन नहीं बन सकता, तो जनवरी तक का उनके पास टाइम है। अगर जनवरी तक वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए तो सीन बढ़िया है, और अगर नहीं तो ठन ठन गोपाल। लेकिन यही है अभी तक के आज के एपिसोड के लिए सारी चीज़ें। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ यार आपको पता है कि अब हम ऑलरेडी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का करियर मोड है उसको स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में, और 7:30 के अराउंड ये लाइव स्ट्रीम होती है। तो डू मेक श्योर यू जॉइन द स्ट्रीम एंड सपोर्ट द चैनल।